नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे कि निठारी कांड, ये आप देखिए बहुत चर्चा में भी रहा था जिस समय ये हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल चली सुनवाई के बाद सुनाया निर्णय। पंथेर व कोली की फांसी की सजा रद्द की है और कोर्ट ने दोनों को निर्दोष करार दिया है। कहा कि जांच के तरीके से हम निराश हैं और पेश साक्ष्य दुष्कर्म व हत्या का दोषी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और आप देखते हैं कि 28 मई 2010 को हाईकोर्ट ने में फांसी की सजा को दी गई थी चुनौती और 6 जनवरी 2015 को हाईकोर्ट में पहली बार हुई थी सुनवाई। 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सुनाई गई थी सजा और 16 अक्टूबर 2023 को सुनाया गया है ये निर्णय और इसमें आप देखेंगे इन्हें बरी कर दिया गया। इसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि निठारी कांड है क्या। तो आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि नोएडा में आप देखेंगे निठारी गांव के 17 वर्ष पुराना मामला है, जघन्य कांड हुआ था। इसके आसपास आप देखेंगे इनकी कोठी के आसपास जो बच्चे रहते थे उनका कहते हैं कि अपहरण करके एक तरह से उन्हें आप देखते हैं कि उनके साथ गलत किया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। और कहां यहां तक बताया जाता है कि उनके मांस को पका के खा भी लिया जाता था। और कंकाल व बरामदगी में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। गिरफ्तारी बरामदगी इकबालिया बयान में महत्वपूर्ण बिंदु गायब है। अभियुक्त की मेडिकल जांच नहीं कराई गई। 60 दिन तक पुलिस की अभिरक्षा में रखने का कोई जवाब नहीं है। तो सीबीआई ने जांच की थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और आप देखते हैं कि एक हमारी एजेंसी है ना, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और उसने आप देखें इन्हें दोषी पाया था और आप देखते हैं कि फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन आप देखेंगे अब आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। आबकारी घोटाले में आपको भी आरोपित बनाने पर विचार हो रहा है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ईडी ने दी जानकारी। शराब घोटाले के आरोप में 7 माह से जेल में बंद हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम। और आप देखते हैं कि अगर ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे हुई थी 1 मई 1956 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आबकारी यानी कि शराब घोटाले की बात हो रही है, ठीक है। और आप देखते हैं कि दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इजरायल और हमास के बीच नहीं हुआ कोई संघर्ष विराम। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और विदेशियों को निकालने की कूटनीतिक कोशिशें विफल रही है। जमीनी कार्यवाही तैयारी तेज और थलसेना कमांडरों को गाजा का हवाई दौरा करा रही है वायुसेना। बंधकों की संख्या 199 बताई जा रही है। आपने देखा है कि हमास एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है और कई देश तो इसे आप देखिए आतंकी संगठन भी मानते हैं। और आप देखते हैं कि उसने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, अब इजराइल बदले में कि कुछ तो करेगा, तो वही कर रहा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम देखने को मिलेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के आसार बढ़े। भारत ब्रिटेन के बीच सोमवार को 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। भारतीय 2+2 वार्ता के ढांचे में बहुत ही सीमित देशों के साथ विमर्श करता है। इस महीने के अंत में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के भारत की आने की संभावना है। माना जा रहा है कि नई दिल्ली में सुनक और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच आप देखते हैं क्या, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा की है। मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो इससे व्यापार करने में आसानी रहती है। मणिपुर में महिलाओं को रिवर्स घुमाने में 6 पर चार्जशीट दायर हुई है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत किरकिरी भी हुई थी हमारे देश की। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा नागालैंड से भी लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि 1949 में ये भारत का हिस्सा बना था और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में आप देखेंगे इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, 1 राज्यसभा में है, 2 लोकसभा में है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की नहीं मिली है इजाजत। माता पिता बच्चे को गोद देना चाहते हैं तो सरकार करेगी मदद। एम्स की रिपोर्ट का दिया हवाला, का भूड असामान्य या विकृत नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट गर्भपात की इजाजत नहीं देता है। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की मंजूरी तभी जब मिल सकती है जब भ्रूण में कोई विसंगति हो या फिर गर्भवती की जान खतरे में हो। 27 वर्षीय 2 बच्चों की मां ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगी थी गर्भपात की अनुमति। तो आप देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था तो उसने इजाजत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को। इसरो ने कहा है कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा और टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन के साथ क्रू एस्केप सिस्टम का एन फ्लाइट अवार्ड टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। इससे अब आप देखिए पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में वर्षा से गिरा तापमान। समलैंगिक शादी की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना है। समलैंगिक यानी कि समान लिंग वाले। आप देखते हैं कि पुरुष यानी कि आप देखते हैं लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़की से शादी कर रही हैं। इस तरह के मामले भी कई आ रहे हैं देश में। आप लोग वायरल होती रहते हैं इस तरह की पिक्चर, आप लोग देखते भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 11 मई को इस मुद्दे पर आप देखिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने में 20 याचिकाएं हैं और जिनमें आप देखिए समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग की गई है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये संविधान पीठ कहते हैं, 3 से ज्यादा जो भी न्यायाधीशों की पीठ बनती है उसे संविधान पीठ कहते हैं। इसमें 5, 7, 9, 11, 13 क्यों लिए जाते हैं? यानी कि विषम संख्या क्यों ली जाती, सम संख्या क्यों नहीं ली जाती है? 5 की जगह 6 ले लेते। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि देखिए 6 अगर ले लेते, 3 उसके पक्ष में होते, 3 उसके विपक्ष में होते, कोई निर्णय ही नहीं निकलता। अब 5 लिए गए तो आप देखेंगे 3 उसके पक्ष में होंगे, 2 उसके विपक्ष में होंगे, या 2 उसके पक्ष में होंगे, 3 उसके विपक्ष में होंगे, तो कोई तो फैसला निकलेगा। तो इसीलिए लिए जाते हैं। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में लगेंगे चौके छक्के। क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप में से सोमवार को सम्मिलित कर लिया गया है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को T20 पैरू में खेला जाएगा, अर्थात अब ओलंपिक में भी चौके छक्के लगे। साथ ही स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस व फ्लैग फुटबॉल खेल को भी शामिल किया गया इसमें। उत्तराखंड में अवैध मदरसे से 24 बच्चे कराए गए मुफ्त। संचालिका गिरफ्तार हुए। और आप देखते ही ऊधम सिंह नगर के सिरौली कला, पीलीभीत व बरेली के बच्चों को हो रहा था शारीरिक मानसिक शोषण। संचालिका के फरार पति की तलाश में शुरू प्रशासन ने मदरसा सील किया है। चलिए उत्तराखंड चलते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है ये राज्य। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। मुफ्त चुनावी वादे पर आगे निकलने की पार्टियां में होड़। ये आप देखते हैं सरकारी खजाने की परवाह किए बिना अव्यवहारिक वादे करने से भी गुरेज नहीं। तेलंगाना में आप देखिए BRS की लुभावनी घोषणाओं से अन्य दलों का बड़ा दबाव अन्य दलों पर। एक बात आप खुद जानते हैं, ये बात देखिए। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने कहा कि हम आपको 5,000 देंगे, तो बीजेपी वालों को आप सभी जानते हैं कि उसे 10,000 कहना पड़ेगा। कोई इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे। दुनिया भर के वादे होने लगते हैं, फ्री की बात होने लगती है, तो उसी की बात हो रही है और चिंता भी जताई जा रही है इस पर। ये आपकी खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और तृतीय दिन है, आप देखते हैं कि नवरात्रि का तो चंद्र घंटा। शारदीय नवरात्र की तृतीय तिथि में मां जगदम्बा की तृतीय स्वरूप
चंद घंटा देवी के ध्यान का विधान शास्त्रों में वर्णित है। इनके ललाट पर अर्धचंद विराजमान है। इनके 10 हाथ हैं और इनमें से एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में कमंडल, तीसरे में आप देखिए त्रिशूल, चौथे में गदा और पांचवें में आप देखिए तलवार, छठे में धनुष और सातवें में आप देखते हैं कि बाण है। और शेष 3 हाथों में एक में हाथ में हृदय पर और आप देखते हैं कि एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में देखने को मिलता है। और दिल्ली में आप देखते हैं कि अगर हम लोग सांस लेने की बात करें तो दुश्वार हो जाता है, वायु प्रदूषण जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। दिव्यांग दिव्यांगों के लिए रिक्त आधारित रोस्टर तैयार करे केवीएस। ये आप देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, कोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट। राजधानी में चलेंगी प्रीमियम बसें। योजना का उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को कम करना व प्रदूषण को नियंत्रित करना है। 1 जनवरी 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को ही योजना में किया जाएगा शामिल। प्रीमियम बसों की खास बातें क्या हैं? तो लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिन के अंदर चालू होने वाले न्यूनतम 50 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब आधारित एप्लीकेशन पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर मिनी, मीडियम या फिर पूरे आकार की बसें चला सकेंगी। बस ऐप सपोर्ट सीसीटीवी कैमरे में से लैस होंगी। एग्रीगेटर और परमिट धारक को यात्रियों को केवल अधिसूचित बस क्यू शेल्टर में ही सवारियां लेना और उतारना होगा। ऐसे मार्ग को मोबाइल या फिर वेब आधारित एप्लीकेशन पर बताया जाएगा। एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित व समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा। मौजूदा मार्गों में कोई बदलाव करने से पहले परिवहन विभाग और आम जनता को 7 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इसमें 1 करोड़ विद्यार्थियों की परखी जाएगी सीखने की क्षमता। देश भर में स्कूलों में पहला सर्वे 3 नवंबर को तीसरी, छठी और 9वीं विद्यार्थियों होंगे इसमें शामिल। कहा किस विषय में बच्चा कमजोर, जानने के लिए कि बाद सुधार के लिए चलेगा अभियान। एक बात आप लोगों को मालूम है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और हमारी शिक्षा में बहुत सारे बदलाव होने की बात हो रही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं जानते तो बता दिया आपको। ये आप देखते हैं कि भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में भी पदभार संभाला था। तो ये बात आप लोग याद रखेगा। राघव चड्ढा के निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी से मांगी सहायता। ये आप देखते हैं कि 30 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। 10 अगस्त को हुआ था निलंबन राघव चड्ढा का। आम आदमी पार्टी के नेता हैं। चुनावी बॉन्ड योजना मामले पर संविधान पीठ करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मुद्दा माना, 5 जजों की पीठ को भेजा है और कई याचिकाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड योजना को दी गई चुनौती। इसमें चुनावी दलों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना है ना, उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। ये आप देखिए 3 दिवसीय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के 30वें संस्करण का मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन करेंगे। ये आप देखेंगे। और इस दौरान भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को लेकर एक दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 पेश किया जाएगा। इसमें केंद्र ने इस्तीफे के बाद IIPS निदेशक का निलंबन किया रद्द। नियुक्तियों और संकाय भर्ती में अनियमितता का लगा था इन पर आरोप। ये आप देखिए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के निदेशक रेरा के तहत मामले निपटाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये उत्तर प्रदेश आप देखिए 83,188। हरियाणा और महाराष्ट्र भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। नागालैंड को छोड़ सभी राज्यों ने रेरा प्रणाली अपनाई हुई है। अपने अवसर को लेकर अक्सर सवालों में रहने वाला रियल एस्टेट की निगरानी नियामक संस्था रेरा की बात हो रही है। दिव्यांगजनों महिलाओं बच्चों के अनुकूल बनेंगे पानी के नल।
बच्चों के लिए नल की ऊंचाई 500 से 700 मिलीमीटर, और भी व्हील चेयर वालों के लिए आप देखिए 850 मिलीमीटर से कम, और आप देखते हैं मिलीमीटर से कम। ऐसे में एक ही जगह दो ऊंचाई के लगाने होंगे वाटर पॉइंट, कि आराम से आप देखते हैं कि लोग पानी पी सकें। अब आप देखिए ये चुनावी राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। और आपको बता दूं कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके बारे में याद रखिएगा, आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। और आप देखते हैं कि इस संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में आपको सचिवालय देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। बाकी आप देखते हैं कि राजनीतिक खबरों की क्या बात की जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं एक दूसरे पर। अपनी भाषा तक भूल जाते हैं नेता बोलते समय। गुंडा मवाली जिस तरह की बातें करते हैं ना, उसी तरह से आप लोग देखते होंगे। बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म करने को मां दुर्गा से करूंगा प्रार्थना, केंद्रीय गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए जेडी हत्याकांड के आरोपित दीपक सिसोदिया को ले गई महाराष्ट्र पुलिस। 11 जून 2011 को बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पत्रकार जेडी की हत्या कर दी थी, उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कोर्ट का आदेश, अमर मणि को गिरफ्तार कर हाजिर करे पुलिस। अपहरण मामले में 22 वर्षों से न्यायालय में हाजिर नहीं हुए पूर्व मंत्री है। जेल अधीक्षक ने कहा कि 25 अगस्त को जेल से किया गया था इन्हें रिहा। और ये आप देखते हैं कि 6 दिसंबर 2001 को सदर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज तेराहा निवासी धर्मराज मदेसिया के बेटे राहुल का अपहरण किया गया था। और ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में ये क्या रहे हैं, रिहा हुए हैं जेल से। हिमाचल में बेटियों की शादी की उम्र 21 करने पर विचार हो रहा है। ये आप देख कौन कह रहे हैं? सुखराम सुक्खू कह रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश घुमा लाता हूं, आप लोगों का मन भी रहता होगा हिमाचल प्रदेश जाने का। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं कि चाइना से लगती है। किससे? चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1971 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ से प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। कारोबारी के फ्लैट में 100 से ज्यादा सरकारी मोहरें मिली हैं। बंगाल में राशन भ्रष्टाचार, ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचार खुल के आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखिए इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी ये आप देखेंगे कि नेपाल से लगती, भूटान से लगती, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। और आप देखें यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपकी फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अखंड भारत बनाने का शंखनाद सीमा तक गूंजा। ये राष्ट्रवादी सोच की मजबूत नींव रखने में अहम माना जाता है। भागवत का जम्मू कश्मीर दौरा, इतिहास के पन्नों में कठुआ जिले का जिक्र राष्ट्रवादियों से भरा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है ना ये। आप लोग बताइए आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? ये नीचे लिखिए आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा 21 लाख दीपों का विश्व कीर्तिमान। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है। दीपावली पर आप लोग देखते हैं बड़ा
क्या रहता है, देख रेख रहता है। ये कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दिया जाए वीजा। ये आप देखिए, पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सहनी साहिनी कह रहे हैं ये। पीएम मोदी ने नमो ऐप की खूबियां बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने नमो ऐप की खूबियां बताई और पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, नमो ऐप में बहुत ही दिलचस्प है, यह हमारे लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। जज मृदुल मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। महुआ ने निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल सांसद ने उठाया कानूनी एक कदम। ये आप देखिए, पायलट ने कैप्टन से मेजर बनने के लिए दी है परीक्षा। राजस्थान में आप देखते विधानसभा के गहमागहमी के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को टेरिटोरियल आर्मी कैप्टन से मेजर बनने के लिए परीक्षा दी है इन्होंने। देखिए, इसलिए कहता हूं पढ़ते रहिए। बात बेटी की शिक्षा पर आई तो सिस्टम से भिड़ गई मां। पंजाब में मोगा की ग्रामीण महिला राजवीर कौर पति के निधन के बाद मिली चुनौती के सामने डटी रही। आखिरकार प्रधानाचार्य को झुकना पड़ा। राजवीर की दृढ़ता से आखिरकार प्रधानाचार्य को झुकना पड़ा और राजवीर को संदेश भेजा गया, आप बेटी को विद्यालय भेजिए, उनका नाम नहीं काटा जाएगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। राजवीर बताती हैं कि वह जीवन में सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन कोई उनकी बेटियों को शिक्षा से वंचित करने की प्रयास करेगा तो वह चुप नहीं बैठेंगी। और देखिए, बेटियों को शिक्षा से वंचित होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आप देखिए, एक पुरुष पढ़ता है तो वो अपने तक रहता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है वो। सब बरामद करने के लिए जांच अभी जारी नहीं दे सकते हैं जमानत, कोर्ट कह रहा है। मुंबई में एक अदालत ने छात्रा की 2021 में हुई हत्या के आरोपित को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर व उनके पति से मांगा जवाब। वीडियोकॉन रेड धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल किया याचिका। उसने उन्हीं की बात। चीन सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का सर्वे। और आप देखिए, उत्तराखंड के इन गांवों में शामिल है भटवाड़ी और जोशीमठ मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छीना विकासखंडों के 150 गांव। पलायन निवारण आयोग ने उत्तरकाशी में भटवाड़ी विकासखंड के गांव से की सर्वे की शुरुआत। इन बिंदुओं पर हो रहा है सर्वे। डॉक्टर नेगी के अनुसार सर्वे में देखा जा रहा है कि इन सीमावर्ती गांव में कितने लोग रह रहे हैं और कितनों ने पलायन किया है, पलायन के कारण क्या है, पलायन थामने को क्या हो सकता है, गांव में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है, आजीविका के दृष्टिगत खेती, बागवानी, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों में क्या कार्य किए जा सकते हैं, ऐसे अन्य तमाम बिंदुओं की जानकारी ली जाएगी। अब आप देखिए, संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाती है। एक सामान्य जानकारी मिलती है आप लोगों को। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, वहाँ काफ़ी मदद मिलती है इससे। निबंध लिखते हैं तो अच्छे से पढ़ा करिएगा और जितने ज़्यादा हो सकते हैं आर्टिकल तो जरूर पढ़ा करिएगा। तमिल संस्कृति का आत्मा है सनातन धर्म। ये आप देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि तमिल भाषा बाधा एवं असभ्य है और तमिल विद्वान कवि समाज विरोधी हैं और तिरुकुरल प्राचीन तमिल मुक्तक काव्य रचना सोने की थाली में मानव मलमूत्र है जैसी बात किसने कही होगी। हर कोई इस नाम से परिचित है। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, परंतु उन्होंने स्वयं को कन्नड़ कहना उचित समझा। यह थे द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रमुक के प्रेरणा स्रोत ईवी रामास्वामी और नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। यक्ष प्रश्न है कि ईवीआर ने तमिल भाषा साहित्य संस्कृति का अपमान क्यों किया
और क्यों द्रमुक उन्हें संत तुल्य बताती है? इस प्रश्न में उत्तर तमिल राजनीति में अब तक दबाया गया वह सच छिपा है, जिसमें ईवीआर ने तमिल समाज, संस्कृति और भाषा को इसलिए लांछित किया क्योंकि वह सनातन धर्म का आत्मा है। और तमिलनाडु में वर्तमान में आप देखते हैं कि सनातन धर्म विरोधी उपक्रम लगभग एक शताब्दी पुरानी ब्राह्मण विरोधी राजनीति के अनुरूप है, और जिसका बीजारोपण अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति और उससे जनित जस्टिस पार्टी के साथ हुआ। 1916 में स्थापित इस पार्टी का मूल उद्देश्य ब्राह्मणों का विरोध था, जो 1920 में सत्ता में तो आई, परंतु पिछली सदी के चौथे दशक के अंत में उसका कांग्रेसी राष्ट्रवाद के समक्ष पतन हो गया। परिणाम स्वरूप ईवीआर ने 1946 में द्रविड़ कड़गम यानी कि डीके बनाई, और जिसके ब्राह्मण विरोधी दर्शन में भारत विरोध भी जुड़ गया। इस वैचारिक संयोजन के साथ डीके ने 1949 में डीएमके यानी कि द्रमुक बन गई, और चुनावी राजनीति के चलते द्रमुक का राष्ट्र विरोधी चरित्र भले ही समाप्त हो गया, परंतु उसका ब्राह्मण विरोध अपरिवर्तित रहा। यही मानसिकता उसके हिंदू सनातन विरोधी वक्तव्यों में प्रकट होती। तमिल संस्कृति सनातन धर्म का अविभाज्य भी हिस्सा है, और इस सच्चाई को ईवीआर भी जानते थे। उन्होंने प्राचीन तमिल विरासत और साहित्य का यह कहते हुए तिरस्कार किया कि इसने ही सनातन धर्म की व्याख्या और स्तुति की है, और ईवीआर ने प्राचीन तमिल साहित्य और तमिल सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के स्रोत तोल्कापियम को आर्यों की देन और ब्राह्मणों का काम बताया था। तोल्कापियम के लेखक थोलकापियर को 4 वेदों में दक्षता प्राप्त थी, और इसने तमिल समाज को 4 वर्णों अरासर, क्षत्रिय, अंदानर, ब्राह्मण, बेसियार, वैश्य और वेलावलर इस सूत्र में विभाजित किया था। यह ग्रंथ तमिलों के अधिकारों, विशेष अधिकारों, पोशाक संहिता पर कहता है कि तमिल समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार रहता था, और जिसका अर्थ जन्म से है। और ईवीआर ने तिरुकुरल की निंदा इसलिए की क्योंकि विख्यात तमिल कवि तिरुवल्लुवर ने वेदों की शिक्षा को विख्यात किया था। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के दिवंगत पिता एम. करुणानिधि ने जैन भिक्षु द्वारा लिखित प्राचीन तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम को बहुत महत्व दिया। इस ग्रंथ के अनुसार कन्नगी ने पांडव राजा द्वारा अपने पति को दिए गए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड का बदला लेने के लिए हेतु अपने भीतर उत्पन्न अग्नि से मदुरै नगर को जला दिया था। और जहां ईवीआर ने कन्नगी को अपशब्द कहे, वही करुणानिधि ने उनकी कहानी को फिल्म का रूप देकर कन्नगी का महिमा मंडन किया। और निष्कर्ष यह है कि यदि वर्णाश्रम सनातन धर्म में निहित है, तो यह तमिल संस्कृति का भी उतना ही अभिन्न अंग है। यदि मनु ने वर्णाश्रम की व्याख्या की, तो थोलकापियर के कार्य की इसकी झलक मिलती है। यदि वेद सनातन धर्म की उत्पत्ति है, तो तिरुकुरल ने भी वेदों को आत्मसात किया है। यदि सनातन धर्म वेदों, वर्णों, ब्राह्मणों और गायों को महत्व देता है, तो तोल्कापियम, तिरुकुरल से लेकर शिल्पाधिकारम ने भी ऐसा किया है। द्रमुक यह दावा फर्जी है कि तमिल भूमि में सनातन धर्म को आर्यों द्वारा बाहर से लाया गया है। सत्य यही है कि सनातन का प्रसार तमिल धरती से हुआ है। महानतम सनातन आचार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य का जन्म द्रविड़ भूमि पर ही हुआ, जिसमें आप देखिए कभी केरल भी शामिल था। सनातन धर्म पर इन विद्वानों की व्याख्या सर्वसमावेशी थी, और शंकराचार्य के अद्वैत ने मनुष्यों के बीच सभी मतभेदों को पार कर ब्रह्मांड सजीव निर्जीव को एक इकाई और अविभाज्य माना है। जब उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन का उल्लंघन करते हुए एक व्यक्ति को दूर जाने को कहा, तब उसने स्वयं को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया। इस पर शंकराचार्य ने उनके पैर छुए और मनीषा पंचकम की रचना की। क्या द्रमुक को इसकी जानकारी नहीं है? विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करने वाले रामानुजाचार्य ने अपने ही गुरु के विरुद्ध विद्रोह किया और जातिगत भेदों को अस्वीकार किया। करुणानिधि ने रामानुज का जीवन वृत्तांत लिखा और उसकी प्रशंसा की। क्या करुणानिधि के वंशजों और द्रमुक नेताओं को यह पता है कि तमिल संस्कृति सनातन धर्म के बीच यह निरंतरता सदियों से बनी हुई है? 19वीं सदी के महानतम तमिल सिद्ध पुरुष तिरुमूलर ने अद्वैत को यह कहकर प्रस्तुत किया था कि निराकार ब्राह्मण बाहरी रूपों के पीछे छिपा होता है। तमिल संत वल्ललार ने अद्वैत की व्याख्या में मूर्ति पूजा को निराकार ब्राह्मण की प्राप्ति हेतु पहला कदम बताया। विडंबना देखिए कि द्रमुक नेता अद्वैत को अस्वीकार करते हैं, पर तिरुमूलर वल्ललार का सम्मान करते हैं। इस विषय पर जितना विमर्श आगे बढ़ेगा, द्रमुक उतनी ही शर्मिंदा होगी। यह सब उसकी विचारधारा को भी नष्ट कर सकता है।
और क्योंकि सनातन कर्मकांड सत्तारूढ़ द्रमुक परिवार में इतनी गहराई से प्रवेश कर चुका है कि वे राजनीतिक शत्रुता दूर करने के लिए अक्सर शत्रु संहार यज्ञ का आयोजन करते हैं। हिंदू आस्था को सनातन धर्म वैदिक और वैदिका आस्था के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म का अर्थ है कि शाश्वत और कालातीत मूल वर्णाश्रम कार्य विभाजन पर आधारित है। इसमें कोई पदानुक्रम नहीं है। यह तथ्य तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति विषय पर 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का हिस्सा है। इसके बाद भी INDIA का प्रमुख घटक द्रमुक सनातन धर्म के विरुद्ध निरंतर विश्ववमन कर रहा है। अच्छा हो कि इस पुस्तक को स्टालिन पिता पुत्र और उनके दल के अन्य नेता पढ़ें। लेखक तमिल पत्रिका तुगलक के संपादक हैं। इनका नाम है स्वामीनाथन गुरुमूर्ति। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। हर मोर्चे पर धोखा देने में माहिर है चीन। ये आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एशियाई खेलों का समापन हुआ और भारत ने पहली बार इसमें अपनी पदक तालिका में 100 का आंकड़ा पार किया। भारत के लिए यह सामान्य उपलब्धि नहीं है, क्योंकि करीब 10 साल पहले 2014 में आप देखिए दक्षिण कोरिया में हुए एशियाई खेलों में भारत ने 57 पदक अर्जित किए थे। एक दशक के भीतर भारत का खेलों का यह प्रदर्शन सराहनीय है। इसका श्रेय भारतीय खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन खेल दिखाया है। और मोदी सरकार ने भी देश में खेलों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका उदाहरण भारत का खेल बजट, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत करीब आप देखिए 729.58 करोड़ रुपए की राशि का इजाफा किया गया। भारत का लक्ष्य 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतना है। जब भारत खेल शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, तब उसका सामना चीन के रूप में एक अनैतिक प्रतिद्वंदी से हो रहा है। चीन ने मेजबान देश होने के बावजूद एशियाई खेलों में भारत के साथ कई मौके पर बेईमानी की है। चीन ने इसकी शुरुआत खेल के उद्घाटन से पहले ही कर दी थी, जब उसने भारत के रूसु खिलाड़ियों को वीजा देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश से थे। और अरुणाचल प्रदेश ने एक अरसे से अपनी फर्जी दावा ठोक रहा है चाइना, और उसका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहा है। चीन एशियाई खेलों के दौरान कई बार भारत के खिलाड़ियों के साथ अनैतिक तरीके से पेश आया है। चीन के बुरे मंसूबों का शिकार नीरज चोपड़ा को भी होना पड़ा, जो भाला फेंकने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। पुरुषों के भाला फेंक फाइनल के दौरान चीन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए उन्हें दोबारा भाला फेंकने के लिए कहा। इसी प्रकार धाविका ज्योति याराजी ने भी 100 मीटर भाला दौड़ के दौरान चीन की बेईमानी का सामना किया। उन्हें तो रेस की शुरुआत में ही अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि गलती चीनी खिलाड़ी की थी। याराजी के विरोध जताने पर मामले की जांच शुरू हुई और यह पाया गया कि वह निर्दोष थी। चीन ने भारत के साथ एशियाई खेलों में जो किया वह चौंकाने वाला व्यवहार नहीं है। चीन खेल के मैदान से लेकर कूटनीतिक और व्यापार आदि के क्षेत्र में भी धोखा देने में माहिर है। आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को एक दोस्त के नजरिए से देखा था। उन्होंने पश्चिमी देशों की बातों को नजरअंदाज करके चीन से हमेशा हमदर्दी दिखाई थी, परंतु उसने भारत के खिलाफ 1962 में मोर्चा खोलकर हमारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा कुछ साल पहले सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार चीन ने वह युद्ध भारत को सबक सिखाने के लिए छेड़ा था। चीन चाहता था कि भारत यह समझ जाए कि एशिया में केवल चीन का ही प्रभुत्व कायम रह सकता है। बदलते समय को देखकर चीन ने पहले पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे और फिर आप देखिए उसने भारत के साथ भी अपने रिश्ते सामान्य करने का प्रयास किया। इसी के चलते प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने चीन के साथ 1993 में सीमा शांति समझौता किया, और इसके आप देखते हैं कि इसके कारण भारत के साथ चीन के संबंध अगले 30 वर्षों तक सामान्य रहे। और उस समझौते के समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर स्तर पर थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए चीन देखते ही देखते 19 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय चीन के भरोसे ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाने लगा है। 2004 से 2014 के बीच चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। परिणाम स्वरूप भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 1.5 से 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह एक तथ्य है कि आर्थिक रूप से सक्षम होते ही चीन सीमा संबंधी शांति समझौते को भूल गया है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए चीन ने भारत को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में चुनौती दी है। 2004 तक हुए नियमों के अनुसार चीन बसाई भूमि पर दावा नहीं कर सकता, और चीन इसके बाद भी आप देखिए वह अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए चीन अब हिमालयी सीमा पर बसे सीमांतर गांवों को हड़पने की भी कोशिश कर रहा है। और ठीक इसी तरह आप देखिए वह दक्षिणी चीन सागर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन प्रकट रूप में खुद को आतंकवादी के खिलाफ बताता है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों का संयुक्त
राष्ट्र में आप देखिए बचाव करता है और आज वह फलस्तीनी के साथ खड़ा दिखना चाह रहा है। और लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह अपने यहाँ उइगर मुसलमानों का किस तरह दमन करता है। वह इजराइल को उपदेश दे रहा है लेकिन खुद ताइवान को आए दिन धमकाता है। और चीन बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इसका कारण यह है कि उसकी रणनीतिक संस्कृति का मूल ही छल है। वह कहता है कि अगर आप लड़ने वाले हैं तो शांत दिखें और अगर बल का प्रयोग करने वाले हैं तो निष्क्रिय दिखें, और अगर दुश्मन के पास हैं तो भी दुश्मन को लगना चाहिए कि आप अभी दूर ही हैं। पिछले 7 दशकों में चीन ने इस सूत्र को भली भांति उपयोग भी किया है। भारत को चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेखक नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा कह रही हैं। ये आप लोगों को बता दूं, तिब्बत पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखते हैं कि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया और हमारी सीमा किससे लगने लगी है? चाइना से लगने लगी है। और आप देखते हैं जो मैकमोहन रेखा की बात होती है, अब इसे चाइना नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ये तो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, हमसे कोई समझौता भाई नहीं हुआ था। तो यही विवाद भी बना हुआ है। यहां आप देखिए अच्छा कॉलम एक लिखा जाता है, ऊर्जा सद्बुद्धि। धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनको 2 रूपों में बांटा जा सकता है। एक वे जिनके लिए विचार पूर्वक कर्म संभव है, दूसरे वे जिनके लिए विचारहीन भोग का ही महत्व है। मनुष्य प्रथम प्रकार की श्रेणी में आता है। चलिए अच्छी बात है। यह आप देखेंगे यहाँ निराश करने वाले निर्णय, पूरे देश में विचलित करने वाला नोएडा के निठारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह दोनों अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेश कोहली को बरी कर दिया है, उससे लोगों का हतप्रद होना स्वाभाविक है। उच्च न्यायालय के अनुसार इन दोनों को साक्ष्यों के अभाव में बरी करना पड़ा है। उसकी यह टिप्पणी एक तरह से अभियोजन पक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इसलिए चकित करने वाला है क्योंकि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेश कोहली को दोषी पाया था। उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। और आप देखिए कुछ तो सबूत मिले होंगे, कुछ तो जांच में निकला होगा कि सीबीआई ने ऐसे ही थोड़ी सुना दिया होगा। और सीबीआई एक जांच एजेंसी हमारी, और आप देखते हैं उसकी, और इसलिए आप देखते हैं आप लोग देखेंगे कि 2006 में जब नोएडा के निठारी गांव में एक नाले से 19 लड़कियों और आप देखिए महिलाओं के कंकाल मिले तो पूरा देश सन्न रह गया था और इनमें 17 की पहचान भी हो गई थी। शुरुआती जांच में भी संदेह के घेरे में आए थे कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उसने यह पाया कि पंधेर की कोठी में काम करने वाली कोहली लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह जघन काम पंधेर की भी भागीदारी रहती थी। और सीबीआई ने अपनी जांच में यह दावा किया था कि कई लड़कियों के कपड़े, जूते, चप्पल और कोठी से बरामद किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से यही संकेत मिलता है कि उसे न केवल सीबीआई के दावों में कोई दम दिखा बल्कि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निष्कर्ष में भी उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। पेश यदि मोनिंदर सिंह पंधेर, सुरेश कोहली निर्दोष हैं तो फिर 19 लड़कियों और महिलाओं को किसने मारा? इस प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिए। भले ही इसके लिए इस दिल दहलाने वाले मामले की नए सिरे से जांच हो क्यों ना करनी पड़े, चूंकि कुछ चुनिंदा मामलों में ऐसा हो चुका है। इसलिए आवश्यक है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दोषी हो उसकी पहचान कर उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाए। इससे ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र पर आम लोगों की आस्था बनी रहेगी। यह ठीक है, सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है और वो करेगी लगभग, मुझे लगता है। लेकिन यह काम यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत को भी जितनी जल्दी संभव हो अपना निर्णय देना चाहिए। इसी के साथ यह पहली भी सुलझनी चाहिए कि जब निठारी कांड के ही एक मामले में सुरेंद्र कोहली को मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, तब फिर वह अन्य मामलों में निर्दोष कैसे हो सकता है? मानवता की मिसाल, ये झारखंड पुलिस के जवानों ने घायल नक्सलियों को अपने कंधों पर अस्पताल पहुंचाया, जरूरत पड़ने पर खून देकर जान बचाते हुए समय पर मानवता की मिसाल दी है। लेकिन आप देखते हैं कि नक्सली जो हैं वो नहीं छोड़ते हैं, वो आप देखते हैं टारगेट करते रहते हैं। नक्सल है क्या, ये सबसे बड़ी बात आती है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था, वहीं से ये निकला हुआ है। खेल संस्कृति का उभार, ये आप देखिए खेलों के प्रति हमारे समाज का नजरिया तेजी से बदल रहा है, जिसके सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज उल्टा हो गया है। खेलों में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में आयोजित
एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर दुनिया को यह बता दिया कि भारत सिर्फ क्रिकेट में सरताज नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों में अन्य खेलों को लेकर भी जज्बा है। एशियाई खेलों में 107 पदक जीतने के बाद 7 खिलाड़ियों ने समाज में बैठी उस धारणा को भी बदल दिया है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब स्थितियां बदल गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर यह कहते हैं कि खेलोगे तो खेलोगे, खेलोगे तो खेलोगे। इसी को मूल मंत्र बनाकर हमेशा हमारे देश के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब देश के भीतर एक नई खेल संस्कृति विरासत और विकसित हो रही है। चीन के होंगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया। इससे पहले 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 101 पदक जीते थे, जबकि 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे। एशियाई खेलों के 72 साल के इतिहास 1951 में पहली बार भारत में दिल्ली में हुए थे, ये याद रखिएगा। एशियाई खेलों के 72 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार पदक तालिका में शतक के आंकड़ों को छुआ है, जिसका श्रेय ट्राप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को जाता है। वर्तमान केंद्र सरकार भारत को खेलों की बड़ी शक्ति बनाने का दूरगामी विजन लेकर काम कर रही है, जिसके मद्देनजर उसने टॉप्स की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भारतीय एथलीटों को बड़े पैमाने पर मदद मिलनी शुरू हुई है। सुदूर अंचलों तक खेल संस्कृति पहुंच और प्रतिभाशाली युवा अपनी खेल प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की तलाश के लिए देश भर में आप देखिए सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, और खेलो इंडिया और खेल महाकुंभ जैसे आयोजन युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दे रहे हैं। और आज परिणाम हम सभी के सामने है। अब सिर्फ 2-4 खिलाड़ी पर फोकस नहीं है, परंतु दूर दराज के क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर निखारने का प्रयास किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में हमेशा पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन यह परिपाटी भी अब महिलाओं खिलाड़ियों ने तोड़ दी है। कबड्डी का खेल हो या फिर भाला फेंक, लंबी दौड़ हो, टेबल टेनिस हो या तीरंदाजी, सभी खेलों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। अन्नू रानी और पारुल चौधरी के संघर्ष की कहानी बयां करती है कि खेल के प्रति जुनून हो तो मंजिल मिल ही जाएगी। एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन से आगामी साल में फ्रांस में होने वाली ओलंपिक खेलों में भारत के लिए उम्मीद के लिए नए द्वार भी खुले हैं। अच्छा कॉलम है ये, आप देखिए छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा। आसान नहीं उत्कृष्ट बनने की राय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि यूजीसी से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी उच्च शिक्षा संस्थान की डिग्री मान्य नहीं होगी। वस्तुतः कई बार ऐसा देखने को में आता है कि यूजीसी के नियमों, कानूनों आदि में विसंगतियों की जवाबदेही की कमी के कारण छात्रों को ऐसी डिग्री प्रदान की जाती है जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में उच्च न्यायालय संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने की चुनौती कायम है, जिस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, और निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर लगाम भी लगनी चाहिए। ये डेंगू मच्छरों की बढ़ती लोकप्रियता, खरी खजी तंज कसा जाता है। जातिगत गणना पर मामला, ममता का मौन। ये जाति आधारित जातियों की गणना की बात हो रही। बिहार ने करवाई ना एक सर्वे, आंकड़े भी जारी किए। 1931 में अंतिम बार जातीय जनगणना हुई थी। ठीक है, इस जाति की संख्या इतनी, इस जाति की संख्या इतनी, इस मामले की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी और हर 10 साल में होती है। घोषणा पत्र पर ऊहा पोहो, गले में अटका धान का मोह। चलिए छत्तीसगढ़ में वैश्विक अनिश्चितता का विकास पर असर संभव है। फिक्की ने भारतीय आर्थिकी की 6.3% को क्रिसिल ने 6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। और फिक्की के मुताबिक आप देखेंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में नई दावे बढ़ोतरी की आशंका हुई है। दोनों संस्थाओं ने अगले वित्त वर्ष के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में कमी आने की बात कही है। 5.5% रहेगी भारत का खुदरा महंगाई की औसत दर। 7.2% रही थी वर्ष 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि दर। अब आप लोग कहेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है, ये जीडीपी क्या भला है, और इसीलिए कहता रहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिएगा। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखिए आरबीआई ने 6.5% विकास दर बताई है। विश्व बैंक ने 6.3, एडीबी ने 6.3, आईएमएफ ने 6.3, ओईसीडी ने 6.3। थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने शून्य से नीचे रही है। बैटरी के लिए एक और पीएलआई पर विचार, ये नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह कह रहे हैं। स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 3 रुपये कर दी है। और एचडीएफसी बैंक को 15,976 करोड़ का लाभ।
अब 10 वर्ष तक वैध रहेगा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस। जुलाई से अक्टूबर तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री का बना रिकॉर्ड 20 लाख के पार पहुंचा है। पहली छमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री का आंकड़ा 35,000 इकाई रही। एंट्री लेवल कारों की थोक बिक्री जुलाई से अक्टूबर 2023 के दौरान। अपार्टमेंट की बिक्री पहले 9 महीने में 21% बढ़ी। सस्ते में खरीद सकेंगे ब्रिटिश कार से लेकर वाहन तक। आप देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिवाली से पहले दोनों देशों के बीच एफटीए होने की संभावना है। 11.41 अरब डॉलर वस्तु निर्यात किया भारत ने ब्रिटेन को वित्त वर्ष 2022-23 में। ब्रिटेन में ये चीजें होंगी सस्ती। एफटीए होने के भारत गारमेंट, फुटवियर, कारपेट, कार कृषि उत्पादों को ब्रिटेन भेजने पर कम शून्य शुल्क लगेगा। पीएम मोदी साहब 20 अक्टूबर को रैपिड एक्स का करेंगे उद्घाटन। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और आप देखिए फिलिस्तीन के बीच। फिलिस्तीन को बहुत सारे लोग देश नहीं मानते। हमास भी आप देखते हैं इसमें शामिल है। हमास भी कहता रहती है कि हम असली तो हम ही हैं। दक्षिणी गाजा में जन्मी जुड़वा बच्ची दूध के लिए तरसी। अमेरिका में फलस्तीनी बच्चे को 20 बार चाकू से गोंदा गया। शिकागो में एस लिंकन हाईवे के पास बुजुर्ग के घर किराएदार थे मां बेटे। आप देख रहे हैं नफरत बढ़ती है तो बहुत दूर तक जाती है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम का तीसरी बार किया बहिष्कार। ये क्या है कि हमारे जो गुलाम जम्मू कश्मीर है ना, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए वहां से गुजरता है, तो हम लोग उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। वियतनाम से संबंध बढ़ाने और मजबूत बनाने पर सहमति। जयशंकर का हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए संबंधों को सुदृढ़ करने पर जोर। वियतनाम की राजधानी हनोई है। देखिए आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है। वनडे विश्व कप हो रहा है ना, जो आप लोग तो देख रहे होंगे। जिसकी दिलचस्पी होगी वो तो एक एक रन भी देखता है। अमित पारोल पैरा एशियाई खेलों में होंगे ध्वजवाहक हमारे। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया। ये भी आप लोग सन 1900 में ओलंपिक में केवल 2 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया था। आप देखिए अगर अध्यात्म में भरोसा है तो पढ़ लिया करिएगा। एक खबरें भी। दक्षिण की महिला अलवार संत अंडाल। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप फर्जीवाड़ी से जुड़ा आरोपित गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए महादेव सट्टेबाजी ऐप काफी चर्चा में है। एकीकृत चिकित्सा नीति की प्रक्रिया में तेजी लाए नीति आयोग। हाईकोर्ट का कहा एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी विभिन्न प्रणालियों में मौजूद है ज्ञान का खजाना। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। ये आप देखिए अग्निवीर अमृतपाल के परिवार को मान ने सौंपा 1 करोड़ का चेक। ये आप देखेंगे कि सेना में हर साल 100 से 140 तक आते हैं आत्महत्या के मामले। ये आप देखिए पंजाब, ये अमृतपाल सिंह। और आप देखेंगे कि जो अग्निवीर आई हुई है ना, उसके तहत शहीद हुए हैं एक तरह से। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। लंदन में बियर की बाढ़ से चली गई थी 8 लोगों की जान। 1814 में आज ही के दिन लंदन में बियर बनाने वाली एक विशाल भट्टी हार्स सुवेरी के धातु बैंड टूट जाने की वजह से आप देखिए 3,555 बैरल बियर की ज्वारीय लहर निकली थी। इससे आसपास के कई मकान ढह गए थे। इसमें डूबने, चोट लगने और नशे से 8 लोगों की मौत हो गई थी। मालदीव में हुई दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक। 2009 में आज ही मालदीव में पहली बार समुद्र के अंदर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के साथ मंत्रियों ने पूरे स्कूबा गियर में समुद्री तल से 20 फीट की गहराई में द्वीप समुद्र पर ग्लोबल वार्मिंग से उन्नत खतरों को उजागर करने के लिए बैठक की थी। छोटे कैरियर भी स्मिता पाटिल ने हासिल किया बड़ा मुकाम। प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 1955 में आज ही पुणे में हुआ था। पहली बार 1970 में मुंबई दूरदर्शन में समाचार वाचक के रूप में कैमरे पर काम किया सामने आई। बॉलीवुड में कैरियर की शुरुआत 1974 में मेरे साथ चल फिल्म से की। 1975 में फिल्म निशांत ने प्रसिद्धि दिलाई और कैरियर में मंथर, भूमिका, चक्र, नमक
हलाल, बाजार, शक्ति, बारिश जैसी कई फिल्मों की कैरियर के दौरान उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 23 दिसंबर 1996 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्राचीन पहनावे का प्रदर्शन। लंदन के यॉर्कशायर में स्थित 187 वर्ष पुराने हेरिटेज नॉर्थ मोर्स रेलवे स्टेशन पर 20वीं सदी के 5वें दशक की पोशाक में महिला पुरुष आप देखेंगे। प्राचीन संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए थ्रू द डेकेड्स सप्ताहांत में लोगों को बस 1940, 50, 1960, 1970 के दौरान की शैली के वस्त्र पहनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुरानी स्टाइल में परेड कराई जाती है। इस कार्यक्रम को खासतौर पर इसी प्राचीन रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया जाता है। मलेरिया से निपटने के लिए हुई नई दवा की खोज। शोधकर्ताओं का दावा कि नाइट्रोफ्यूरेटोइन ड्रग मलेरिया पैरासाइट को हराने में प्रभावी है। 2021 में दुनिया भर में आप देखिए लगभग 6,27,000 मौतें हुई है मलेरिया से। अभी इस दवा का प्रयोग पेशाब संबंधी संक्रमण को ठीक करने में किया जाता है। यह दवा फाल्सीफेरम परजीवी के विकास को रोकने में मदद है, यह भी कहा जा रहा है। हाथ के जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचा सकते हैं मेथोट्रेक्सेट। यह अनुसंधान कर व्हाट्सएप पर अब आसानी से सर्च कर पाएंगे पुराने मैसेज। ये भारत की 2/3 वयस्क आबादी का एक दांत एपिकल पेरियोडोंटाइटिस से ग्रस्त है। भारत सहित आप देखिए 40 देशों में किया गया। दुनिया की आधी वयस्क आबादी का एक दांत इससे ग्रसित है। वयस्क आबादी में दंत क्षय 62% है। भारत में लोग दांतों के सड़ने की बारे में बात करते हैं ना, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दांतों के सड़ने कुछ महीने में खराब हो जाते हैं। सड़क निर्माण के दौरान मिली 19वीं सदी की नाव अमेरिका में। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत आपको करनी है अब।